नमस्कार साथियों, सर्वा क्लासेज में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक नई सीरीज अपन शुरू कर रहे हैं सेकेंड ग्रेड की तैयारी करने वाले मेरे भाई बंधुओं के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। सेकेंड ग्रेड के 2026 से पहले की जितनी भी परीक्षाएं हुई है उनके जो ज्योग्राफी के जो प्रश्न है उनका सॉल्यूशन अपन दे रहे हैं। तो सभी साथी आपके अपने सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और अन्य साथियों को शेयर भी कर दें। शुरू करते हैं क्लास को इन शब्दों के साथ में कि जब नाव जल में छोड़ दी। हरिवंश राय बच्चन की कुछ पंक्तियां हैं जो काफी प्रेरणादायी है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी हो सकती है ना। कि नाव जल में छोड़ दी, तूफानी में मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या, कह मृत्यु को वरदान ही, कह मृत्यु को वरदान ही, मरना लिया जब ठान ही, फिर जीत का फिर हार क्या, फिर जीत क्या फिर हार क्या। तो तय कर लिया है कि अपने अपने मिशन के लिए, अपनी मंजिल के लिए आगे बढ़ना है तो हार जीत नहीं देखनी है, अपने कर्तव्य पथ पर हमें आगे बढ़ते चले जाना है। तो देखते हैं विगत परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आए हुए हैं। तो अपन सेकेंड ग्रेड 30 जुलाई का जो पेपर हुआ था उस जीके के पेपर के अंदर मुख्य रूप से कौन कौन से प्रश्न आए थे वो आज अपन देखेंगे। पहला प्रश्न आपके समक्ष है। पहला प्रश्न आपके समक्ष आपकी स्क्रीन पे आ चुका है मेरे साथियों की दबाव पेटियों में मौसमी स्थानांतरण के कारण पछुआ पवनें किस ओर स्थानांतरित होती है? क्या गर्मियों में ध्रुवों की ओर, सर्दियों में विषुवत रेखा की ओर खिसक जाती है? क्या गर्मियों में विषुवत रेखा की ओर और सर्दियों में ध्रुवों की ओर खिसक जाती है? क्या कर्क रेखा की ओर सरकती है या फिर मकर रेखा की ओर सरकती है? जैसा कि ये दो बिंदु तो पहले इसलिए कट हो जाते हैं कि क्योंकि सर्दी और गर्मी के अनुसार ये जो वायुदाब पेटियों के खिसकाव जब होता है उसके साथ पछुआ पवन की जो पेटी है उसमें भी खिसकाव होता रहता है। तो सर्दी और गर्मी के अनुसार उसमें होता रहता है। तो इसके लिए जो महत्वपूर्ण इसमें सही आंसर होगा वो होगा पहला, यानी गर्मियों में ध्रुवों की ओर खिसकती है और सर्दियों में विषुवत रेखा की ओर खिसकती है। इसको यदि अपन एक्सप्लेन के साथ में समझे साथियों तो हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो वर्षा होती है शीतकाल में, अपने जो वर्षा होती है उस वर्षा का यदि अपन अध्ययन करेंगे तो अपन पाएंगे जैसे कि यह एक ग्लोब है और इस ग्लोब पर मुख्य रूप से यहां पछुआ पवनें चलती है, मध्य अक्षांशों के आसपास में पछुआ पवनें चलती है और यह सनातनी पवनें है। पछुआ पवन पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि यह पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। पहली बात, धरातल से 12 किलोमीटर ऊंचाई पर चलती है। दूसरी बात, और तीसरी बात, यह स्थायी पवनें हैं, स्थायी पवन प्रवाह है, यानी स्थायी पवन प्रवाह है उसका असर से व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें, यह स्थायी पवन प्रवाह का हिस्सा है। और इससे मुख्य रूप से अपन पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा प्रभावित भी कह सकते हैं। होता क्या है, जब जैसे ही अपने यहां पर शीतकाल शुरू होता है तो आपको पता है कि सूर्य की जो अवस्थिति होती है वो ऊपर नीचे होती रहती है। जब जून का महीना होता है तो सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, यहां होता है सूर्य 21 जून के समय। जब बात आती है 21 मार्च 23 सितंबर की तो इस समय सूर्य चमकता है भूमध्य रेखा पर, समझ गए। और जब बात आती है 22 दिसंबर की तब सूर्य सीधा चमकता है मकर रेखा पर। अब इस सूर्य की जो पृथ्वी आभासी गति जिसको कहते हैं अपन, उसके अनुसार वायुदाब पेटियां भी ऊपर नीचे खिसकती है। मुख्य रूप से इस भाग में यहां भूमध्य रेखीय प्रदेश में 5 से 5 के बीच में दोनों गोलार्धों में ITC-Z पाया जाता है। 30 से 35 के बीच में
अपने उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी पाई जाती है। 60 से 65 के बीच में अधोध्रुवीय निम्न दाब पेटी पाई जाती है। समझ रही बात को। अब जैसे ही सूर्य दक्षिणायन आता है दिसंबर के महीने में, तो ये न्यून दाब पेटी है, ये आईटीसी भूमध्य कर्क मकर रेखा पर खिसक जाती है। जैसे ये दक्षिण की ओर खिसकती है, उसके साथ ही मुख्य रूप से यहां की जो अधोध्रुवीय न्यून दाब पेटी है वो भी नीचे दक्षिण की ओर खिसक जाती है। इस पेटी के अंदर जो मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय जो उच्च दाब पेटी है और अधोध्रुवीय न्यून दाब पेटी है, इन दोनों के बीच में ही पछुआ पवनें चलती है। तो ये पछुआ पवनों की पेटी भी दक्षिण की ओर खिसक जाती है। कब? सर्दियों में। तो मैंने बताया यहां की सर्दियों में दक्षिण की ओर, सर्दियों में दक्षिण की ओर खिसकती है, समझ गए। और गर्मियों में, जैसे गर्मियां शुरू होती है तो न्यून अवदाब पेटी 21 जून को यहां आ जाती है, यानी 21 जून के समय न्यून दाब पेटी कर्क रेखा पर यहां आईटीसी जेड होती है, समझ गए। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें यहां जहां सीधी पड़ती है वहीं न्यून दाब पेटी आ जाती है। तो अब जो पछुआ पवनें है वो उत्तर की ओर खिसक जाती है। कब बात आती है? कभी बात की 21 जून की। जून का महीना मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? गर्मी का मौसम होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप समझ गए होंगे, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। इसमें लिखा है कि गर्मियों में ध्रुवों की ओर, मैंने कहा गर्मियों में उत्तर की ओर खिसकती है, और सर्दियों के अंदर विषुवत रेखा की ओर खिसकती है। तो सर्दियां आती है तो दक्षिण की ओर, गर्मियां आती है तो उत्तर की ओर खिसक जाती है। तो उत्तर इसमें नहीं लिख सकते क्योंकि उत्तर सिर्फ उत्तरी ध्रुव के लिए आता है। सर्दियों में ध्रुवों की ओर खिसकती है, ठीक है ना। और गर्मियों में अपन कह सकते हैं कि विषुवत रेखा की ओर खिसकती है। आया समझ में? मेरे हिसाब से तो आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। एक मिनट। तो यहां आपको समझ में आया होगा कि ये जो चेंजेज आता है मुख्य रूप से वो इस रूप में आता है कि ये पछुआ पवनें है वायुदाब पेटियों के साथ में स्थानांतरित होती है। जब उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं तो अपन देखते हैं कि न्यून अवदाब पेटी जो है सर्दियों के अंदर मुख्य रूप से मकर रेखा की ओर आती है। उसके साथ ही उत्तरी गोलार्ध में जब सर्दी होती है तो न्यून अवदाब पेटी है, उसके साथ ही जो पछुआ पवनों की पेटी है वो दक्षिण की ओर खिसकती है। जब ये दक्षिण की ओर खिसकती है तो अपने देखा है मुख्य रूप से कि अपने भारत के अंदर जो शीतकालीन वर्षा होती है, भूमध्य सागर से आने वाले जो विक्षोभ है ना, वो इन पछुआ पवनों के सारे भारत में पहुंचते हैं। और हिमालय उस पछुआ पवन की शाखा है उसको दो भागों में बांटता है, ठीक है ना। तो पश्चिमी विक्षोभ जिनको कहा जाता है और उन्हीं से यह वर्षा मुख्य रूप से होती है। तो इसी कारण होती है कि इसके में भी खिसकाव होता है, ठीक है। आगे देखिए, दूसरा प्रश्न आता है कि पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस की जब बात आती है मुख्य रूप से तो राइट आंसर इसका है 22 अप्रैल। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। अब इसकी शुरुआत कब होती है, इसको यदि अपन जाने तो अपन पाएंगे कि इसकी शुरुआत मुख्य रूप से 1970 से होती है। यानी सर्वप्रथम एक अमेरिकी सीनेटर था, अमेरिकी सीनेटर था, नेल्सन था, नाम तो उसका था नेल्सन जेराल्ड नेल्सन ने 1970 के अंदर 1970 में प्रारंभ किया। यानी उसने एक पृथ्वी पर हो रहे जो चेंजेज है, प्रदूषण बढ़ रहा है, उसके साथ में कहा कि किस प्रकार से पृथ्वी जो प्रदूषित हो रही है उस प्रदूषित पृथ्वी को, इस वातावरण को किस तरह से संरक्षित किया जाए। तो विश्व के सभी देश मिलकर के एक दिन ऐसा रखें जिसमें पृथ्वी दिवस मनाए, ताकि हम उस दिन ये विचार करें, इन बातों पर विचार करें कि इस पृथ्वी के ऊपर
होने वाले चेंजेज है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, पर्यावरण प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, इनसे इसको कैसे बचाया जा सके। तो वर्तमान में लगभग 192 देशों में यह मनाया जाता है हर वर्ष 22 अप्रैल के दिन। तो मुख्य रूप से कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को, ठीक है ना। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है अपने पास कि निम्न में से किस देश का 2023 में जनघनत्व न्यूनतम था? तो ये 2023 का रिपोर्ट 2024 में आई थी, वार्षिक रिपोर्ट विश्व की आई थी। उसके अंदर मुख्य रूप से विभिन्न देशों का जनघनत्व है, जनसंख्या है, उस पर अनुमान डाले गए थे। उस अनुमान के अनुसार जो ऑस्ट्रेलिया है उसका घनत्व लगभग 3 पॉइंट कुछ था, तो लगभग मान लेते हैं 4 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रति वर्ग किलोमीटर 4 व्यक्ति। रूस का जो घनत्व, सबसे बड़ा देश रूस है, लेकिन इसका 8.7 था, तो लगभग 9 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और यूक्रेन की बात करें तो काफी सघन देश है, तो इसका लगभग 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, क्योंकि यहां छोटा देश है, सघन जनसंख्या है। और सिएरा लियोन अफ्रीका एक देश है जिसका 110 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, छोटा देश है। इसका मतलब सही आंसर इस रिपोर्ट के अनुसार हो जाएगा कौन से वाला? ए वाला। ऑस्ट्रेलिया का काफी बड़ा देश है, एक महाद्वीपीय देश इसको कह सकते हैं अपन। तो 4 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के लगभग इसका घनत्व आता है, 3 पॉइंट कुछ आता है उस रिपोर्ट के अंदर। तो यहां राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद में अगला बिंदु आता है कि विश्व युवा रिपोर्ट 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सा युवा जीवन का वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? यानी वैश्वीकरण का प्रभाव युवा जीवन पर नहीं होगा। ग्लोबलाइजेशन तो हो रहा है, वैश्वीकरण जो हो रहा है, आज जो संचार तकनीकी आई है, मुख्य रूप से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर काफी हम आगे बढ़े हैं, तो विश्व की अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ गई है, और यही वैश्वीकरण है। सिंपल शब्द में कहें तो विश्व की अर्थव्यवस्थाएं जुड़ना। आज हर देश दूसरे देश के साथ में अपना व्यापार कर रहा है, हर देश दूसरे साथ से वस्तुएं ले रहा है, दे रहा है, इंफॉर्मेशन से संबंधित टेक्नोलॉजी दे रहा है, ले रहा है ना। वैसे कहें तो व्यापारिक गतिविधियों में जो स्थूल पदार्थ ले रहा है, इसके अलावा नॉलेज जो है वो दे रहा है। चिकित्सा पर्यटन आज बढ़ा है, अपन देख सकते हैं। तो काफी ज्यादा ग्लोबलाइजेशन से बहुत कुछ चेंज आया है। आज संपूर्ण पृथ्वी जो है वसुधैव कुटुंबकम की भावना नजर आ रही है कि एक मोबाइल के अंदर हम संपूर्ण विश्व की शेयर कर सकते हैं घर बैठे बैठे, और विश्व के किसी भी कोने से कोई भी सामान अपन मंगवा सकते हैं। तो यह वैश्वीकरण का प्रभाव युवा जीवन पर आएगा कि नहीं आएगा? तो इस वैश्वीकरण के कारण मुख्य रूप से भारत का युवा है वो प्रवास कर रहा है। भारत का नहीं, विश्व का प्रत्येक युवा विश्व में कहीं भी रोजगार के लिए, चिकित्सा के लिए, शिक्षा के लिए प्रवास कर रहा, कहीं भी जाके रह रहा है। तो ये कैसे संभव हुआ? वैश्वीकरण से युवाओं पर असर आया, संस्कृति का आदान प्रदान हुआ है। हर व्यक्ति जहां जा रहा है तो वहां की संस्कृति जो है उसका आदान प्रदान हो रहा है। ब्रिटेन में जा रहे हैं तो हम अंग्रेजी बोल रहे हैं, उनका पहनावा, रहन सहन, पाश्चात्य संस्कृति का अपने ऊपर असर हो रहा है। ब्रिटेन वासी यहाँ घूमने के लिए आ रहे हैं, व्यापार के लिए आ रहे हैं, तो हमारी संस्कृति से वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। तो चेंज हो रहा है। वैश्विक नागरिकता बढ़ रही है। आज हम देखते हैं तो भारत के नागरिक विश्व के कोने कोने में बसे हुए हैं। कनाडा चले जाओ, यूएस चले जाओ, यूके चले जाओ, है ना, कहीं भी चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, कहीं ना कहीं आपको भारत के नागरिक मिल जाएंगे। और उन्होंने वहां की नागरिकता भी ले ली है। अपन कहते हैं भारतीय मूल के लोग अमेरिका गए थे अपने नेता प्रचार करने के लिए, वहां पर भारतीय मूल के लोगों ने उनका बहुत स्वागत किया। तो ये नागरिकता जो है वो भी बढ़ी है, काफी ज्यादा फर्क हुआ है इसके ऊपर भी। फिर आया है वस्तुओं की सर्व उपलब्धता। तो अब यह वस्तुओं की सब जगह उपलब्धता तो हुई है, लेकिन हम कहें तो युवा जीवन पर कोई असर नहीं है, ये युवा जीवन से रिलेटेड नहीं है। तो इसमें राइट आंसर प्रभाव नहीं है, तो वस्तुओं की सर्व उपलब्धता। हालांकि वैश्वीकरण से वस्तुओं की सर्व उपलब्धता बढ़ी है, लेकिन युवा जीवन का कोई संबंध नहीं है।
है ना, युवा जीवन का संबंध नहीं, सीधा संबंध नहीं है युवा जीवन का भाई, इससे युवा जीवन है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यदि वस्तुओं की सब जगह उपलब्धता है तो युवा का प्रवास ही नहीं होता, वो यहीं रोजगार ले लेता, घर बैठे बैठे यहीं अपना काम कर लेता, तो इससे सीधा रिलेशन इसका नहीं है। तो ये द आंसर इसमें ऑप्शन है वो गलत पूछा है, तो नहीं के लिए द आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न, यह थोड़ा सा भाई बहुत गहरा प्रश्न पूछा था कि नीचे दिए गए कोट की सहायता से सही युग्म का चयन कीजिए। महासागर बड़े और उसके सीमावर्ती सागर। इसको यदि अपन देखेंगे तो प्रशांत महासागर, कोरल सागर राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी छोर जो है वहां का भाग, जो ऑस्ट्रेलिया है उसका पूर्वी छोर वाला यहां का जो सागर है यह कोरल सागर है। ठीक है, बताएंगे मानचित्र में हिंद महासागर, बंडा सागर, यह यहां पे गलत है क्योंकि यह बंडा सागर दक्षिणी प्रशांत महासागर के अंदर है, प्रशांत महासागर से संलग्न है, इसलिए हिंद में नहीं है। आर्कटिक कारा सागर, तो आर्कटिक सागर जो है उसमें साइबेरिया का जो ऊपरी भाग है वो उसके आसपास वाला जो क्षेत्र है वो कारा सागर है। ठीक है ना। एक आता है काला सागर, ये काला सागर अलग है। काला सागर अपन देखेंगे तो ये स्थल रुद्ध है, स्थल रुद्ध है मुख्य रूप से, और ये कहां पे है, मध्य एशिया के अंदर, यूक्रेन और रूस उसके सीमावर्ती क्षेत्र में है। तो कारा सागर अलग है, काला सागर अलग है। फिर अपन चलेंगे अटलांटिक, तो बेरिंग जल संधि से जुड़ा प्रशांत महासागर एक साइड के अंदर, और बेरिंग जल संधि अपन कनाडा और ग्रीनलैंड के बीचों मध्यवर्ती क्षेत्र की ओर से अपन जाएंगे तो मुख्य रूप से वहां का जो सागर है उसका नाम है बेरिंग सागर। तो ये भी अटलांटिक से जुड़ा हुआ है। अब गलत कौन सा आया यहाँ पे, ब ऑप्शन यहाँ पे गलत आया। सही पूछा है सही युग्म सही कौन सा है, तो ए सही, स सही, द सही, तो इसका मतलब ए स द कूट नंबर 1 सही। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कूट नंबर 1, यह सही हो जाएगी। समझ गए। मानचित्र में देख लो कौन सा कहां पे है, अभी मानचित्र में दिखा देता हूं। अब देखिए मानचित्र अपन ने ले लिया है, तो यहां आप देख पाएंगे कि हमने अपने प्रश्न के अनुसार देखा है कि ये कौन सा आ गया, ऐसा सबसे लास्ट में आ गया ये पेज। चलो, तो ये आ गया अपने पास में। अब इसमें अपन देखते हैं कि प्रश्न के अनुसार जो पूछी गई बातें हैं, तो एक तो पूछ लिया था प्रशांत महासागर कोरल सागर अपने सही किया था। हिंद महासागर बंडा नहीं है, यह प्रशांत महासागर तट पे है। आर्कटिक महासागर कारा अपने देख लिया। अटलांटिक बेरिंग, अच्छा ये अपने सही कर दिया, नहीं ये भी गलत है। बेरिंग तो प्रशांत महासागर के पास में है ना, उत्तरी भाग में बेरिंग जल संधि, दिमाग कहां चला गया, ये भी गलत है इसमें। तो इसमें सही कौन सा, ए और स कहां पे, ए और स, ये 3 नंबर वाला। तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, ए और स, ये राइट हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखो इसमें मानचित्र में अपन देख लो, मैं आपको बता दूं कौन सा महासागर कहां पे है, किससे जुड़ा हुआ है। सबसे पहले अपन देख लेते हैं यहां पे कि यह आर्कटिक है, आर्कटिक ओशन हो गया, यह कारा सागर, यह मैंने कहा साइबेरिया वाला क्षेत्र है, और इसका ऊपरी भाग में ये जो क्षेत्र है आर्कटिक है, इसके अंदर मुख्य रूप से ये कारा सी। ठीक है, तो कारा सागर मिल गया आपको। उसके बाद में अटलांटिक महासागर जो अपना है उसके लिए इसमें जो सागर था वो नहीं है। बेरिंग सागर पूछा तो ये प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन ये प्रशांत है, और प्रशांत महासागर है इसके ऊपर यहाँ बेरिंग जल संधि आती है, तो इसका ऊपरी भाग है ये बेरिंग सागर है। ठीक है, तो प्रशांत में हो गया। यहां पे छोटा सा प्रशांत का हिस्सा है ओखोटस्क, ओखोटस्क यही जापान के पास वाला जो क्षेत्र है मुख्य रूप से यहां इसका नाम हो गया जापान सागर। चाइना के पास में है तो यहां चीन सागर। ठीक है ना, तो ये नाम हो गए इसके। तो ये हो गया प्रशांत के अंदर, तो बेरिंग सागर प्रशांत के साथ समाहित कर दिया अपन ने। फिर आगे ऑस्ट्रेलिया है ना, इसका मैंने पूर्वी भाग ये बताया था, यहाँ ये भाग कोरल सागर, प्रशांत का कोरल सागर यहाँ पे, और यहां तस्मानिया दोनों के बीच में ये वाला सागर है वो तस्मान सागर,
तस्मानिया के पास वाला तस्मान सागर, ठीक है, समझ गए। तो अब बचा कौन सा अपने पास में, इसमें से कोरल सागर आ गया, बेरिंग सागर आ गया, कारा सागर आ गया, और एक ऑप्शन कौन सा बचा था जो कि अपन देख रहे थे, बंडा सागर। तो बंडा सागर मुख्य रूप से ये वाला जो है ना, ये एरिया जो है मलेशिया वाला जो क्षेत्र है, जावा सुमात्रा वाला, फिलीपीन सागर के पास माने, यहाँ वाला जो क्षेत्र, यहाँ बंडा सागर का इलाका है ना। तो इस भाग में बंडा सागर है, तो वो भी प्रशांत में है, हिंद में नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा कर दिया था अपन ने, राइट आंसर कर दिया था ए और स, ए और स। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ए और स, ठीक है ना। इसमें यह है प्रशांत कोरल और उसके बाद में स आर्कटिक कारा, ठीक है। बेरिंग है वो प्रशांत के साथ में है तो इसलिए गलत है, और बंडा है वो प्रशांत के साथ में इसलिए हिंद के साथ नहीं है, ठीक है ना। फिर देख लो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आता है अपने समक्ष कि नर्मदा और तापी घाटियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी है। अब नर्मदा और तापी घाटी की बात आती है तो अपन चलते हैं भारत के मानचित्र में। तो भारत के मानचित्र में अपन चलेंगे तो मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, यह भारत का, यहां पे अपन चलेंगे तो यह पश्चिमी घाट है, इसको बोलते हैं इन पहाड़ियों को पश्चिमी घाट। और यहां वाली जो पहाड़ियां कटी फटी बीच बीच में आ रही इसको बोलते हैं पूर्वी घाट, समझ गए। और यहां जो सतत श्रेणी गुजरात से शुरू होती है उसको बोलते हैं विंध्याचल। इसके नीचे यहां एक सतत श्रेणी चलती है उसका नाम है सतपुड़ा। इन दोनों के बीच में यहां नदी बहती है जिसको मैं अलग कलर से दर्शा दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां जो नदी बहती है उसका नाम है नर्मदा, ठीक है। और यहां पे नदी जो बहती है उसका नाम है तापी। अब ये पूछा है कि नर्मदा और तापी, यह नर्मदा और ये तापी दोनों की घाटियों के मध्य कौन सी श्रेणी है, तो यह श्रेणी कौन सी है, सतपुड़ा, समझ गए। तो यह होगी अपनी सतपुड़ा, द ऑप्शन राइट हो गया, ठीक है। अब पूछ लिया इसमें और ऑप्शन भी पूछ लिए, इनके बारे में भी बताओ भाई कि रायलसीमा प्रदेश कौन सा है, विंध्याचल कौन सा, विंध्याचल तो ये आ गया, यानी नर्मदा का उत्तरी भाग, विंध्याचल श्रेणी आ गई। और सह्याद्री पर्वत कौन सा है, तो ये पश्चिमी घाट का जो महाराष्ट्र के अंदर ये जो पहाड़ी क्षेत्र ये वाला पहाड़ी, इसको सह्याद्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सह्याद्री क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है ना। और अब बच्चा कौन सा अपने रायलसीमा, अब तो रायलसीमा में चलते हैं तो ये हो गया अपने ये वाला जो भाग है आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र, यहां का ये वाला पठार, यहां पे ये पठार है रायलसीमा। इस प्रकार से आप इसको सरल करेंगे तो इजीली आपके समझ में आ जाएगा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा सतपुड़ा, ठीक है। नर्मदा और तापी घाटी के बीच में विस्तार से यदि यह जानकारी आपको लेनी है तो आप सर्वा क्लासेस के साथ में जुड़े और अपनी क्लासें देखें। फिर अपन चलते हैं अगला, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अधिकांशतः किस प्रकार के वन मिलते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अधिकांश वन किस प्रकार के मिलते हैं, तो उष्णकटिबंधीय शुष्क बात आते हैं तो ये पश्चिमी भारत में मिलेंगे, पश्चिमी भारत में शुष्क वन मिलते हैं। आपको पता है आर्द्र शीतोष्ण मिलेंगे, तो आर्द्र शीतोष्ण पूछ लिया है ना। तो जहां पे सर्वाधिक वर्षा होती है मुख्य रूप से उस भाग में आर्द्र शीतोष्ण। नम उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन मिलेंगे, तो लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर वाले वर्षा वाले क्षेत्रों में यह वन आपको मिलेंगे, ठीक है। और उष्ण कटिबंधीय सदाबहार यहां चलना अपने को, तो अपने को यदि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर वन मिलेंगे तो ये मिलेंगे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ये सदैव हरे भरे रहते हैं क्योंकि इनमें विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है, जो समय समय पर अलग अलग लेयर होती है पौधों की, है ना। तो इसमें जैसे रोजवुड होता है और भी कई तरह के पौधे यहाँ पे मिलते हैं, है ना। और भी इस सदाबहार वनस्पतियों में रोजवुड है और भी खूब सारे पौधे हैं, थोड़ा सा नाम नहीं याद आ रहा है। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन मिलेंगे यहाँ पे। फिर आता है 8वां प्रश्न की गलत युग्म चुनिए। अब गलत युग्म की बात आती है तो क्षेत्र पूछ लिया और ऊर्जा संसाधन पूछ लिया।
नारकटिया असम का क्षेत्र है और तेल और गैस से संबंधित है, बिल्कुल राइट है। झरिया झारखंड का क्षेत्र है, कोयले से संबंधित है, बहुत बड़ा क्षेत्र है कोयले का भारत के अंदर, ठीक है। अलियावेट गुजरात का तटीय भाग है, तेल से संबंधित है, बिल्कुल सही है। और मोरान हुगरीजन ये भी असम का है और यहां पे कोयला लिखा है, ये तेल का है। किसका है? तेल का। इसका मतलब सुमेलित नहीं है, गलत पूछा है तो मोरान हुगरीजन वाला ये क्षेत्र आ जाएगा, ये यहां पे गलत हो जाएगा, है ना। तो आप ध्यान रखोगे है कहां पे? असम वाला जो क्षेत्र है मुख्य रूप से। यदि अपन भारत पढ़ेंगे इस प्रकार से तो अपन जाएंगे तो ये असम इस प्रकार से है, तो यहां आप देखोगे डिगबोई, मोरान, है ना, ये क्षेत्र आपको यहां मिलेंगे। तो नारकटिया, तो यहां पे मुख्य रूप से मोरान है जो तेल के लिए है, और यहां दिखा दिया कोयला, तो इसलिए ये गलत है। तो यह असम पूर्वी भारत का जो क्षेत्र है, सबसे पहले डिगबोई के अंदर 1844 के अंदर तेल अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था भारत में, सबसे पहले 1844 के अंदर। तो डिगबोई तो बहुत ही महत्वपूर्ण भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है ना। तो यहां से मुख्य रूप से जो तेल है पाइपलाइन के अलावा द्वारा यहाँ बरौनी बिहार रिफाइनरी है, यहां तक भी आता है। विस्तार से अपने क्लास से है, एनसीईआरटी के क्लास 12 के अंदर ये सारी बिंदु डाल रखे हैं, अभी प्रश्न भी पूछा था, है ना। तो इजीली आप हमारी क्लासें एनसीईआरटी की देख करके भी इन प्रश्नों को इजीली सरल कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न आता है, मानसूनी वर्षा में क्षेत्रीय भिन्नता सहायक होती है। अब मानसूनी वर्षा जो होती है वो मानसूनी पवनों के अनुसार होती है, सभी जगह समान रूप से नहीं होती। भारत मानसूनी वर्षा वाला प्रदेश है, तो अपन देखते हैं कि भारत में कई ऐसे भाग है जहां पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, जैसे कि पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल वर्ष प्रदेश में तो मुश्किल से 50-60 सेमी औसत वर्षा रहती है। पश्चिमी राजस्थान जो है उस भाग में मुश्किल से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है। उड़ीसा की ओर अपन जाते हैं, पश्चिम बंगाल, तो 160 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। असम का क्षेत्र जाते हैं अपन, मेघालय में गारो पहाड़ियां हैं, खासी की पहाड़ियों में जाते हैं जहां पे माशिनराम है, तो 1048 सेंटीमीटर या 80 सेंटीमीटर के आसपास में वार्षिक वर्षा, जो विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान भी है। तो भिन्नता है ना, तो इस भिन्नता के कारण यहाँ सबसे बड़ा प्रभाव जो होता है ना, वो भिन्न भिन्न फसलें, यानी कम वर्षा, तो कम वर्षा में कौन सी फसलें? शुष्कता सहन करने वाली फसलें उगाई जाती है, ठीक है। अधिक वर्षा, तो यहां पे आर्द्रता सहन करने वाली फसलें उगाई जाती है। तो सबसे पहले फसलों में भिन्नता आ जाती है, पानी की मात्रा के आधार पे ही आ जाती है। तो पहला ऑप्शन तो राइट है ही है इसका। दूसरा तापमान वर्ग, तो तापमान बढ़ाने में वर्षा का रोल नहीं है, क्योंकि तापमान तो सूर्यकिरण जहां सीधी किरणें पड़ती है। अब भूमध्य रेखीय प्रदेश में वर्षा अधिक होती है, घनी वनस्पतियां और जंगल पाए जाते हैं, सूर्य किरणें सीधी आती है ना। तो तापमान बढ़ाने में इसका कोई रोल नहीं है, वर्षा तापमान बढ़ाने में काम नहीं करती। भूमि की क्षमता बढ़ाने में इसका कोई रोल नहीं है ना। सूखा शमन में इसका कोई रोल नहीं है। तो सही आंसर हो गया इसका कौन सा? 1 नंबर, विभिन्न प्रकार की फसलें उगाती। फिर आता है अगला प्रश्न, तो सेकेंड ग्रेड 2023 जुलाई 2023 का ही है। कोंकण, कन्नारा और मालाबार उप प्रदेश किसके है? पश्चिमी घाट, पूर्वी तटीय मैदान, गुजरात का तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान। अब देखो दो बिंदु आते हैं, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। तो एक तो यह समझे आप कि भारत जो है उसे भारत के यहां वाला जो पहाड़ी क्षेत्र है इसको बोलते हैं पहाड़ी क्षेत्र को पश्चिमी घाट, और यहां की जो पहाड़ियां हैं इसको बोलते हैं पूर्वी घाट। समझ गए? पश्चिमी घाट जो है उसको मुख्य रूप से यहां इस भाग में कहा जाता है सह्याद्री, अभी बताया था मैंने, सह्याद्री। यहां कहा जाता है नीलगिरी, जहां पश्चिमी और पूर्वी घाट दोनों आपस में मिलते हैं, ठीक है। तो ये पश्चिमी घाट के प्रकार है।
फिर एक बिंदु आता है यहां पे दूसरा, वो है पश्चिमी तटीय मैदान। अब जो पश्चिमी तटीय मैदान है उसमें यहां का तट है, इसका नाम है कोंकण तट। यहां से चलेंगे तो गोवा तक का जो तट है उसका नाम है, इसको कन्नड़ भी तो कहते हैं। और फिर यहां से अपन चलते हैं, गोवा से जो कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है यहां से चल करके अपन केरल की अंतिम सीमा तक चलते हैं, तो यह हो गया मालाबार तट। देखो मालाबार तट, वो कहते हैं जीभ आटो खाएगी, है ना। तो कोंकण और यह हो गया अपना मालाबार, ठीक है। और बीच वाला कौन सा हो गया, कोंकण। माफ कीजिएगा, देखो मैंने कहा ना माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट होते ही पूरा का पूरा दिमाग ही डाइवर्ट हो जाता है। इसको अपन पढ़ते हैं इस रूप में। हाँ, अब देखते हैं भारत का जो पश्चिमी तटीय मैदान है, ये पूर्वी तटीय मैदान, ये पश्चिमी तटीय मैदान। तट के पास में उपजाऊ जो क्षेत्र है उसको पश्चिमी तटीय मैदान कहा जाता है। अब गुजरात का तटीय जो क्षेत्र है ना, तो ये मुख्य रूप से सौराष्ट्र कहलाता है, सौराष्ट्र और काठियावाड़ तट। फिर गुजरात से लेकर के गोवा तक का जो भाग है ना, ये आ गया अपना कोंकण तट, ठीक है ना। और गोवा से लेकर के कन्याकुमारी तक का आ गया मालाबार, ऐसे है, समझ गए। तो इस प्रकार से अपन कहेंगे तो ये तीन भाग किसके हैं, पश्चिमी तटीय मैदान के, पश्चिमी तटीय मैदान के। इस भाग में चलते हैं तो ये वाला जो भाग है जो आंध्र प्रदेश तक आता है, इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार तट, और इसको बोलते हैं कारोमंडल तट। आंध्र प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु का दक्षिणी कन्याकुमारी तक का भाग, ये कारोमंडल तट है। तो यहां पश्चिमी घाट में, तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री और नीलगिरी इस रूप में जानते हैं अपन। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर के आसपास में है। लेकिन तट की बात आते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान की बात आते हैं, तो सौराष्ट्र, कोंकण और मालाबार, ये पश्चिमी तटीय भाग के तीन भाग है। तो कोंकण, कन्नारा या मलाबार, ये मुख्य रूप से किसके भाग है, पश्चिमी तटीय मैदान के भाग है, समझ गए। तो ये थे अपने इस पेपर में 2003 का पेपर, जो फर्स्ट 2023 के अंदर जो 30 जुलाई को ग्रुप ए का जो जीके का पेपर था, उसमें ये प्रश्न मुख्य रूप से विश्व से संबंधित पूछे गए थे। मेरे हिसाब से समझ में आ जाने चाहिए। विस्तार से मैंने एनसीईआरटी से ये प्रश्न पूछे गए हैं तो बताने का आपको प्रयास किया है। आज की क्लास में इसमें इतना ही, फिर मिलेंगे इस पेपर के शेष प्रश्नों के साथ। फिर अगला पेपर जो होगा ग्रुप बी वाला, उसके ले लेंगे। फिर एसएसटी में ज्योग्राफी कौन कौन से प्रश्न है वो ले लेंगे, है ना। तो अपन सबसे पहले अपन पेपर जो जीके का फर्स्ट पेपर होता है उसको लेके आगे बढ़ेंगे। तो सभी साथी है सर्वा क्लासेस डाउनलोड करके आप यहाँ से नोट्स भी ले सकते हैं और टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। सभी साथी सर्वा क्लासेस को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का सर्वा क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए। तो धन्यवाद साथियों। इसी तरह की सीरीज है समय समय पर जैसे ही समय मिलेगा आपके पास आती रहेगी। आप सपोर्ट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अन्य साथियों को जरूर पहुंचाएं ताकि इस चैनल का फायदा प्रत्येक बच्चे तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ में, नए प्रश्नों के साथ में और एक विस्तार से व्याख्या के साथ में। थैंक यू साथियों।